मेरा चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10th क्लास के लाइफ साइंस का वीडियो फिजिकल कोऑर्डिनेशन का जो है वीडियो लेकर आए हैं। इसका पार्ट 2 हो रहा है। पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ाए थे नर्वस सिस्टम का। तो आज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बारे में जानकारी देंगे और फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का लाइफ साइंस नर्वस सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम 2 बताए थे। एक बताए थे न्यूरॉन जिसको नर्व सेल भी कहते हैं, है ना, नर्व सेल, और दूसरा था न्यूरोग्लिया जिसको ग्लायल सेल भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया जिसको क्या कहते हैं, ग्लायल सेल। ठीक है। तो न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन बेसिकली ये क्या करता है, कंडक्ट करता है संवेदना को। ये संवेदना को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का काम करता है। यानी जो इंपल्स डेवलप करता है, उद्दीपन के द्वारा जो इंपल्स डेवलप करता है, उस इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, इस तरह से वो क्या करता है, न्यूरॉन कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को या सूचना को, इंपल्स को। और ये मतलब हमारे शरीर के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर पहुंचाते हैं, और फिर वही इंपल्स का जो मोटर नर्व होता है वो फिर हमारे ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, जिससे कि रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से न्यूरॉन आखिर है क्या? तो जिस तरह से हम सेल का परिभाषा लिखते हैं, उसी तरह से इसका भी परिभाषा है कि तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल का न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में समझ गए। इसका फिर डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में बताएंगे। अब थोड़ा न्यूरोग्लिया देख लीजिए, या ग्लायल सेल, न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल। ठीक है। ये भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, तंत्रिका तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र का वह अवयव वह रचनात्मक अवयव जिसमें न्यूरॉन अनुपस्थित होता है, परंतु न्यूरॉन के स्थान पर, न्यूरॉन के नष्ट होने पर या न्यूरॉन की सहायता करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लायल सेल और न्यूरोग्लिया कहते। क्लियर। अब हम देखते हैं फंक्शनल, उसके बाद फिर आएंगे एक बार हम न्यूरॉन के बारे में। तो अभी फंक्शनल के बारे में पहले देख लें। अब ये जो फंक्शनल अवयव है, यानी क्रियात्मक अवयव है, उसमें क्या क्या आता है और किस तरह से इसको परिभाषित करेंगे। तो फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम
फंक्शनल कंपोनेंट में क्या क्या बताए थे, याद करिए। नंबर 1 ग्राहक, जिसको कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। अब ये ग्राहक क्या है? तो सजीवों के शरीर में, सजीवों के शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन की जानकारी प्रदान करते हैं, उसे ग्राहक अंग या ग्राहक कहते हैं। ठीक है। अब ग्राहक में देखिए, ये हमारे शरीर का सेंस ऑर्गन भी हो जाते हैं, जैसा कि हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में। आई हुआ, नोज हुआ, ईयर हुआ, है ना, ईयर हुआ, स्किन हुआ और टंग हुआ। ठीक है। तो ये सारा सेंस ऑर्गन है। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर के अंदर का जो कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होते हैं वो भी हमारा संवेदना को क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचाते हैं। तो वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। तो इस तरह के भी ग्राहक हमारे शरीर के भीतरी अंगों में भी होते हैं। तो इस तरह से ग्राहक आप समझ गए हैं कि जो संवेदना को क्या करता है, संवेदना को शरीर के अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है। और दूसरा आता है इफेक्टर। दूसरा क्या आता है? इफेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? अपवाहक। अपवाहक क्या? अगर उद्दीपन का संवेदना हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर चला गया या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चला गया, तो वह सूचना को फिर हमारे शरीर के ऑर्गन के अंदर पहुंचाने का काम करता है, उस मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। तो उसी को इफेक्टर कहते हैं। तो लिखेंगे उद्दीपन के प्रभाव से उत्पन्न संवेदना चालक वाहक के द्वारा शरीर के संवेदना को हम सूचना भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूचना या संवेदना जो भी कही, तो सूचना चालक वाहक के द्वारा शरीर के जिन अंगों में पहुंचाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपवाहक कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण मसल्स होगा, यानी मांसपेशियां, जिसको कि अंग्रेजी में मसल्स कहते हैं, और ग्लैंड, जिसको कि ग्रंथियां। आखिर ये मैसेज को कहां पहुंचाएगा? तो ये मैसेज को मांसपेशियों में पहुंचाएगा या ग्रंथियां में पहुंचाएगा, जिसको ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड या मसल्स, ये दोनों होता है इफेक्टर, जिसको कहते हैं अपवाहक। क्लियर? अब आता है वाहक, जिसको कहते हैं मोटर। इसको ठीक से देखिए वीडियो और अच्छी तरह से इसको ध्यान से उतारिए और इसको याद करिए। अब देखिए, एक दूसरा जो बोलते हैं वो क्या है? वाहक। तो वाहक को हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या है? कंडक्टर मतलब वाहक। ये जो है
कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कंडक्टर में हम क्या बताए थे, दो प्रकार के होते हैं। एक है संवेदी वाहक, संवेदी वाहक जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर, सेंसरी कंडक्टर, ठीक है, सेंसरी कंडक्टर। और दूसरा क्या बताए थे, मोटर कहने का मतलब चालक, चालक वाहक, इसको कहते हैं मोटर, मोटर कंडक्टर, मोटर कंडक्टर, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। तो हाँ, तो संवेदी वाहक और चालक वाहक। अब देखिए संवेदी वाहक किसको कहते हैं, ध्यान दीजिए। संवेदी वाहक, अभी पहले परिभाषा समझ लीजिए, फिर हम चित्र के माध्यम से इसको बता देंगे। तो संवेदी वाहक क्या है वो ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं सेंसरी कंडक्टर, है ना, क्या कहते हैं, सेंसरी कंडक्टर। देखिए वैसे न्यूरॉन, चूंकि ये न्यूरॉन हो जाता है ना, ये जो कंडक्टर है ये न्यूरॉन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, इसलिए यहां पे न्यूरॉन ही लिखना पड़ेगा। वैसे न्यूरॉन जो संवेदना को संवेदी अंगों से, या इसको हम इस तरह से लिखें तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे न्यूरॉन जो उद्दीपन के प्रभाव से उत्पन्न संवेदना के इम्पल्स को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाते हैं, ठीक है, पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संवेदी वाहक कहते हैं, संवेदी वाहक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये संवेदना को क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने वाला जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाने वाला जो न्यूरॉन होता है उसी को संवेदी वाहक कहते हैं। अब आता है चालक वाहक। चालक वाहक, अब ये क्या है, मोटर कंडक्टर, मोटर कंडक्टर, ध्यान से देखिए मोटर कंडक्टर क्या है। मोटर कंडक्टर का मतलब ये क्या करेगा, तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी सूचनाएं आए हैं उन सूचना को अपवाहक अंगों में पहुंचाएंगे। तो इसलिए वैसे न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र जो भी बोलिए, वैसे न्यूरॉन जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आए हुए संवेदना की सूचना यानी इम्पल्स को कहां पे पहुंचाता है, तो अपवाहक अंगों में पहुंचाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संवेदी वाहक, उसे हम कहते हैं चालक वाहक, उसे चालक वाहक कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग वाहक के बारे में जानकारी कर लिए। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए
तो ज्यादा फिगर से हम समझा देते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देखिए ये जो तीनों हम लोग पार्ट पढ़े हैं, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इस फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो एक फिगर देखिए, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तितली के जैसा आकृति यहां पे मिलेंगे, ये न्यूरल कैनाल है, फिर हम बाद में क्लियर करके बताएंगे। अभी यहां देखिए ये न्यूरल कैनाल है, न्यूरल कैनाल, ठीक है, ये न्यूरल कैनाल है, इसके अंदर भरा हुआ है द्रव्य जिसको कि हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, यानी साइटोन का समूह है, इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं, ग्रे मैटर भी कहते हैं। और इसके बाहर में दूसरा कलर से दिखाते हैं, इसके बाहर में ये भी मैटर है, लेकिन ये जो है व्हाइट मैटर कहलाते हैं, इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं, हालांकि लाल से लिख दिया है लेकिन व्हाइट मैटर है ये, है ना, सफेद तो पेन नहीं है इसलिए लाल से लिख दिया है, व्हाइट मैटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए इससे इस तरह का प्रवर्धक निकलते हैं दोनों तरफ, इस तरह का प्रवर्धक निकलते हैं, गौर करिए फिगर, इस तरह का प्रवर्धक इसमें निकलता है। अब ये क्या है, ये ऊपर वाला को कहते हैं पोस्टेरियर हॉर्न, पोस्टेरियर हॉर्न। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड का एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, पोस्टेरियर हॉर्न, क्योंकि हमको समझाने के लिए डायग्राम बनाना पड़ रहा है, हॉर्न, और ये है एंटेरियर हॉर्न, एंटेरियर हॉर्न। अब होता दरअसल क्या है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से, इसी में हम आपको समझा देंगे वो फंक्शनल जो है वो कैसे होता है। देखिए जैसे यहां आपका हाथ है, चलिए हम हाथ बना देते हैं, ये चलिए आपका हाथ है, तो ये हाथ में कोई सुई चुभा दिया है इस तरह से, ठीक है। अब हाथ में चुभाया सुई, तो यहां से क्या करेगा, हमारा जो सेंसरी कंडक्टर है वो सेंसरी कंडक्टर, अब ये देखिए ये ग्राहक है, यानी त्वचा है ये हमारा, तो ये ग्राहक है, ध्यान दीजिएगा, ये ग्राहक यानी रिसेप्टर है, रिसेप्टर, जिसमें कि हम बहुत सारा चीज बताए थे इसमें, लेकिन अभी मान लीजिए कि हमारा त्वचा रिसेप्टर है, इसमें से संवेदना आ रहा है। अब किसके सहारे आ रहा है, तो ये आया है सेंसरी कंडक्टर, सेंसरी कंडक्टर। अब ध्यान दीजिए अच्छा से, अब सब इसी में आपको मिल जाएगा, ये ग्राहक है, ये सेंसरी कंडक्टर है, अब ये संवेदना आ रहा है, और ये डोर्सल हॉर्न के द्वारा कहां पे आएगा, तो ग्रे मैटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए डायरेक्शन, ये ग्रे मैटर के अंदर आ जाएगा। अब ये जो संवेदना है ये ग्रे मैटर से, चूंकि ये ग्रे मैटर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ कहां जाएगा बोलिए, नर्वस सिस्टम में जाएगा, है ना, यानी हमारा ब्रेन के अंदर चला जाएगा, ठीक, यहाँ पे ब्रेन है, और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जा रहा है, ठीक है। ये रीढ़ का हड्डी है इधर, यहां से रीढ़ का हड्डी शुरू हो गया और यहां से हमारा ब्रेन शुरू हो गया। अब इस संवेदना को फिर ऊपर लेके जाएगा और ब्रेन में जाके पहुंचा देगा, ठीक है। ये सेंसरी कंडक्टर देखिए किस तरह से ये मूव कर रहा है, ये देखिए इस तरह से सेंसरी कंडक्टर ये ब्रेन के अंदर जा रहा है ना, ब्रेन के अंदर क्या कर रहा है, ये सूचना को, ये क्या है, ये ब्रेन है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या, देखिए रीढ़ के हड्डी के अंदर ही हमारा न्यूरॉन का एक बेलनाकार रचना व्यवस्थित होते हैं, उसी को स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आया सूचना और ये चला गया कहां, ब्रेन के अंदर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक और दूसरे टाइप का न्यूरॉन होता है जिसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं,
तो ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन क्या करता है, संवेदना को ले लेता है और ये दूसरा नर्व को वो क्या करता है, प्रदान कर देता है। देखिए दूसरा नर्व को हम दूसरा पेन से कर रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। अब यहां से ये संवेदना फिर क्या होगा, ये आएगा यहां, ये आएगा फिर ग्रे मैटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रे मैटर के अंदर आया और ग्रे मैटर के अंदर आने के बाद अब देखिए ये ग्रे मैटर से फिर क्या होगा, ये संवेदना ये चला जाएगा इस तरह से ले करके, इधर का संवेदना है इसलिए इधर नहीं जाएगा, ये संवेदना फिर यहां से आया और आने के बाद देखिए इधर ये है आपका, इसको हम रेड से करते हैं, ये देखिए ये है आपका मोटर कंडक्टर। क्या है ये, मोटर कंडक्टर। तो आप देख लिए ये मोटर कंडक्टर है और ये मोटर कंडक्टर फिर इसी रास्ते से होकर के फिर ये कहां जाएगा, तो देखिए इधर ये जाएगा हमारा हाथ के मसल्स में। कहां जाएगा ये, हाथ के मसल्स में। तो हाथ के मसल्स में जब जाएगा, ये हमारा मांसपेशी है, चलिए ये मांसपेशी है, तो ये हमारा हाथ के मसल्स में गया है। इसका नाम क्या है, मोटर कंडक्टर। तो अब बताइए, अब देखिए क्लियर हो गया, सारा इसी में आ गया। देखिए यहाँ ग्राहक इसी में आ गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यही है इफेक्टर। इसको क्या कहते हैं, इफेक्टर, या इसी को कहते हैं अपवाहक। मांसपेशी में आया है अपवाहक। अब गौर से देखिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। सबसे पहले सुई यहां चुभा है त्वचा में। अब एक क्या किया, संवेदी यानी सेंसरी कंडक्टर क्या किया, इस संवेदना को लेके चला गया हमारा कहां, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड से फिर यहां ब्रेन में गया। ब्रेन से क्या हुआ, डिसीजन हुआ है, डिसीजन हुआ कि संवेदना को हम कहां पहुंचाएं, तो हाथ के मसल्स के अंदर पहुंचाएं। तो ये फिर यहां से ऑर्डर दिया किसको, तो ऑर्डर दिया मोटर नर्व को। और ये मोटर नर्व फिर क्या हुआ, तो ये मोटर नर्व संवेदना को ले आकर के फिर कहां भेजा, तो हमारे मसल्स के अंदर भेजा, जिससे कि हाथ हम क्या किए, वहां से हटा लिए। तो सुई जब भी हाथ में पड़ता है हम लोग तुरंत हटाते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इतना स्पीड से काम होता है कि तुरंत संवेदना जो है हमारा ब्रेन के अंदर आता है और ब्रेन से फिर ग्रे मैटर में आता है और ग्रे मैटर से फिर वो मोटर नर्व के माध्यम से या मोटर कंडक्टर के माध्यम से फिर हमारे मसल्स को ऑर्डर देता है और मसल्स फिर संकुचित होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हाथ को वहां से हटा लेते हैं। तो इस तरह से आप फंक्शनल कंपोनेंट को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ये ग्राहक क्या है, अपवाहक क्या है, सेंसरी कंडक्टर क्या है, मोटर कंडक्टर क्या है। तो ये फंक्शन आप समझ लिए हैं इस फिगर में अच्छी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा देते हैं फिगर। तो अब चले आते हैं जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम है, उसका जो मेन कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट क्या है, वो है न्यूरॉन। ठीक है, वो क्या है, न्यूरॉन। इसलिए अब हम चले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यानी न्यूरॉन का रचना। ठीक, देखिए गौर से न्यूरॉन का रचना। सबसे पहले देखिए हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये जो सेल नुमा रचना है, इसको साइटोन कहते हैं। और इस साइटोन से बहुत सारे परिवर्धक निकले हुए रहते हैं। हालांकि न्यूरॉन का मुख्य रूप से दो ही भाग माने जाते हैं, है ना। पहला है साइटोन और दूसरा है प्रोसेस, जिसको परिवर्धक कहते हैं। लेकिन परिवर्धक यहाँ दो प्रकार के हो जाते हैं। ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, देखिए। एक तो डेंड्राइट्स होते हैं, एक डेंड्राइट्स होते हैं। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो देखिए इस तरह से इसका रचना आ रहा है। ये शाखान्वित हो जाते हैं, कई शाखाओं में बट जाते हैं। इस तरह से ये बहुत सारी शाखाएं बना लेते हैं। तो ये जो होता है ये रचना है।
ये रचना है। ये रचना है, इसी को कहते हैं हम लोग डेंड्राइट। ऐसा बताया जाता है कि ये डेंड्राइट जो है, इससे कई न्यूरॉन जो है आकर के जुड़ते हैं। लगभग बताया जाता है कि 10,000 न्यूरॉन जो होते हैं, एक न्यूरॉन के जितने डेंड्राइट्स होते हैं, उन डेंड्राइट से लगभग 10,000 न्यूरॉन जुड़े हुए रहते हैं। तो आखिर इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा संवेदना को वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए इसका बहुत सारा शाखाएं हो जाती है। और एक जो लंबा रचना है इसका, ये देखिए, ये जो लंबा प्रवर्धक है, इस प्रवर्धक का नाम है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन आगे चल करके भी कई शाखाओं का निर्माण कर लेते हैं इस तरह से। इसको एक्सॉन ब्रश कहते हैं या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। क्या नाम है इसका? एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन ब्रश। ठीक है, देख लिए हैं। और ये जो पोर्शन है, गर्दन वाला जो पोर्शन है, इसको एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक क्या कहते हैं इसको? एक्सॉन हिलॉक। और ये क्या है? ये एक्सॉन है। और ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, दूसरा नाम भी लिख देते हैं। एक्सॉन टर्मिनल को हम इंड ब्रश भी कहते हैं। इंड ब्रश, इंड ब्रश। ठीक है, ठीक, क्योंकि ये जो रचना है, यहीं से फिर दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है। बाद में क्लियर करेंगे, अभी स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये क्या रचना है? ये डेंड्राइट है। ये रचना डेंड्राइट है। और ये रचना जो है, ये थोड़ा सा साइटोन से जो जोड़ने वाला रचना है, इसको डेंड्रॉन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। और बीच में एक न्यूक्लियस है। ये जो पार्ट है, ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होते हैं। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होते हैं। और इसमें दो तरह के रचनाएं देखने को मिलते हैं। एक ग्रेनुलर रचना मिलता है, जिसको निसिल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। याद रखिए, इस रचना को निसिल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। निसिल्स, ध्यान दीजिए इसको, निसिल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसको निसिल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। और इसके अंदर तमाम कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है। ठीक है, इस तरह का गोल्जी बॉडी हो सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, बहुत सारा कोशिकांग इसके अंदर मौजूद होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकते हैं। और इसमें इस तरह से फाइबर के जैसा भी रचना होते हैं, जो फाइबर इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, ये फाइबर वाला रचना इसमें भी आ जाते हैं, यानी एक्सॉन में भी आ जाते हैं। ये इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल। न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं इसको, न्यूरोफाइब्रिल। ठीक है, तो न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं किसको? जो इसमें रेसा रेसा जैसा रचना है। और ये जो ग्रेन्यूल्स बना होता है, ये किसका बना हुआ था? आरएनए तथा राइबोसोम का बना होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जो निसिल्स ग्रेन्यूल है वो किसका बना होता है? आरएनए और राइबोसोम का बना होता है। और ये भी प्रोटीन नेचर का धागानुमा रचना होता है, जिसको कि न्यूरोफाइब्रिल कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इस साइटोन के अंदर एक चीज का कमी होता है, मतलब एक सेल ऑर्गेनेल्स का कमी होता है, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण ये नर्व सेल या न्यूरॉन कभी विभाजित नहीं होता। अर्थात एक बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उसके शरीर के अंदर जितने न्यूरॉन्स होते हैं, बड़े होने के बावजूद भी उसके शरीर में न्यूरॉन की संख्या उतना ही होता है, भले उसका आकृति प्रकृति
अर्थात उसका लंबाई चौड़ाई ये सब बढ़ जाता है, परंतु संख्या में क्वांटिटी में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वांटिटी जितना होता है उतना ही रहता है वयस्क में भी। और ये विभाजित नहीं करने का कारण क्या है, इसमें सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति। अर्थात जब क्वेश्चन आता है कि न्यूरॉन विभाजित क्यों नहीं होता है, क्या कारण है, तो लिखना यही है कि न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होते हैं जिसको सोमा भी कहते हैं। देखिए ये जो रचना हम गोल रचना देख रहे हैं, इस रचना का नाम है साइटोन और दूसरा नाम है सोमा। ठीक है, सोमा या साइटोन इसी का नाम है ना। ये जो रचना है इसी को सोमा या साइटोन कहते हैं। और ये एक्सॉन हिलक है, एक्सॉन हिलक से फिर एक्सॉन जुड़े हुए होते हैं। अब एक्सॉन में क्या होता है, ये सबसे अंदर का लेयर है, ये अंदर का लेयर है। अच्छा एक चीज और देखिए, इसका अंदर का लेयर जो है इसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। क्या कहते हैं, एक्सोलीमा। एक्सोलीमा क्या है बताइए, सबसे अंदर का लेयर। इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। और जो लेयर होते हैं इस लेयर को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। ये जो रचना बना रहे हैं ये होता है इसका माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ के द्वारा कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं जो इसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसको कहते हैं स्वान सेल। यानी इसके ऊपर भी एक सेल्स होते हैं जिसको स्वान सेल कहते हैं। ठीक है, तो स्वान सेल भी इसमें उपस्थित होते हैं। और इसके ऊपर जो इसका सेक्रेशन होता है वो भी एक पतला आवरण बनाता है, इसको न्यूरिलेमा कहते हैं। तो स्वान सेल, स्वान SCH, स्वान सेल, स्वान नामक वैज्ञानिक खोज किया था इसलिए इसका नाम दिया। प्रोटेक्टिंग लेयर है ये स्वान सेल है। उसके बाद न्यूरिलेमा है, न्यूरिलेमा इसका परत है। और एक जो मध्य का परत है, यानी ये अगर न्यूरिलेमा बाहर का कहें तो इसके बीच वाला जो परत है उसको माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ भी कहते हैं इसको, मेडुलरी शीथ, मेडुलरी शीथ। तो मेडुलरी शीथ भी इसका एक लेयर है। और इसके अंदर जो द्रव उपस्थित है, इस द्रव को क्या कहते हैं, इस द्रव को कहते हैं ऑक्सोप्लाज्म। ऑक्सोप्लाज्म याद रखिएगा नाम। ऑक्सोप्लाज्म क्या है, तो एक्सोन के भीतर जो लिक्विड द्रव पाए जाते हैं उसको ऑक्सोप्लाज्म कहते हैं। और इसी तरह से तब फिर साइटोन के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। तो देखिए दोनों में फर्क है। न्यूरोप्लाज्म कहाँ है, ऑक्सोप्लाज्म कहाँ है। न्यूरोप्लाज्म साइटोन के अंदर उपस्थित जो तरल पदार्थ है वो है न्यूरोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या है, एक्सोन के भीतर जो द्रव पदार्थ उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर। तो ये इस रचना में हम लोग देख लिए हैं कि कौन कौन सा रचना इसमें पाए जाते हैं। अब एक तरफ से इसका देखिए सबका फंक्शन क्या है। रचना तो ठीक है, समझ में आ गया। अब केवल इसका फंक्शन देख लीजिए अच्छी तरह से। फंक्शन क्या है सो देखिए। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यहां पर क्या होता है कि दूसरा न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है इस स्थान से यहाँ पे मिलते हैं। ये मान लिया कि एक दूसरा न्यूरॉन है, इसका न्यूरॉन का ये साइटोन है, ठीक है, और इसका ये क्या है, ये इसका डेंड्राइट है। तो यहाँ पे जो मिलते हैं तो यहाँ पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दरार क्रिएट होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेव कहते हैं। क्या कहते हैं, इस दरार को साइनेप्टिक क्लेफ्ट, याद रखिएगा इसको, क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसके अंदर जो दरार उपस्थित होते हैं। अब यहां पर क्या होते हैं देखिएगा, यहां पे एक तरह का सेक्रेशन होता है। इस सेक्रेशन को, ये जो सेक्रेशन होता है, ये आखिर सेक्रेशन होता कैसे है, तो जब कोई भी संवेदना इसके अंदर आता है तो ये संवेदना अगर दूसरे न्यूरॉन में जाना चाहेगा तो ये गैप से होकर तो नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक केमिकल्स का सेक्रेशन होता है। इस केमिकल्स को
कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर स्पेलिंग देख लीजिए, मीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। अर्थात साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो केमिकल्स स्रवित होते हैं, किससे होते हैं? तो एक्सॉन ब्रश से होते हैं। उस लिक्विड को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। और इस न्यूरोट्रांसमीटर में एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। विद्यार्थी इस अंदर वाला बात को नहीं जानने के कारण बोलता है ये सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, ध्यान रखिए। सबका अलग अलग भीतरी भागों में और कौन कौन सा चीज पाए जाते हैं। इसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं। याद रखिए, एसिटाइल कोलिन क्या है? तो वो हार्मोनल सेक्रेशन है या फिर एंजाइम है या केमिकल्स है जो कहां पे उपस्थित होते हैं? तो सिनेप्स में उपस्थित होते हैं। अब इस रचना को ही कहते हैं सिनेप्स। ये भी याद रखिए, सिनेप्स नाम सुने होंगे सिनेप्स के बारे में। साइनेप्स क्या है? जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जिस स्थान पर क्रियात्मक रूप से मिलते हैं, इस रचना को ही सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स के अंदर ही सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं और इसी के अंदर वो लिक्विड होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाते हैं, जो संवेदना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड पाए जाते हैं उसको एसिटाइल कोलिन भी कहते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन का संरचना हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा देखिए इसका फंक्शन क्या क्या है वो देख। न्यूरॉन में जो मुख्य पार्ट है उस पार्ट का हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, उसको गौर से देखिए। जैसे डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? डेंड्राइट और डेंड्रॉन का मुख्य रूप से एक ही फंक्शन है। तो पहले हम डेंड्राइट का फंक्शन लिख रहे हैं। डेंड्राइट का फंक्शन, यहाँ पे हम ऊपर में हेडिंग डाल दिए हैं फंक्शन। मेन फंक्शन ध्यान दीजिएगा, फंक्शन इसका परीक्षा में आता है तो फंक्शन पर इसको कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट का फंक्शन क्या है? यह संवेदी अंगों से संवेदना को ग्रहण कर साइटोन में भेजता है। अच्छा, डेंड्राइट का फंक्शन अगर हो गया तो अगर बाय द वे डेंड्रॉन का अगर फंक्शन पूछे तब आपको केवल इतना ही लिख देना होगा कि ये डेंड्राइट से संवेदना को ग्रहण कर साइटोन में भेजता है, ठीक है। इसलिए उसका लिखाते नहीं है। अब चलिए साइटोन का फंक्शन। साइटोन जिसको कि सेल बॉडी भी कहते हैं। साइटोन, सोमा, सेल बॉडी। देखिए साइटोन को सोमा और सेल बॉडी भी कहते हैं, है ना। न्यूरॉन का सेल बॉडी यही। तो इस तरह से इसका बहुत सारा नाम है। सेल बॉडी, इसका फंक्शन क्या है सो देखिए। इसका दो फंक्शन है। एक न्यूरॉन का पोषण करता है, पोषण यानी खनिज पदार्थ इसमें भरे रहते हैं वो पोषण करता है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि यह डेंड्रॉन से या डेंड्राइट से संवेदना को ग्रहण कर एक्सॉन में भेजता है। यह डेंड्रॉन से या डेंड्राइट लिखते हैं कि बार, डेंड्राइट से संवेदना को ग्रहण कर कहां भेजता है? एक्सॉन में भेजता है। ये एक्सॉन है, इसमें भेज देता है। कर एक्सॉन में भेजता है, ठीक। इसका दो फंक्शन है। तीसरा आ गया एक्सॉन। अब देखिए एक्सॉन का फंक्शन क्या है। एक्सॉन, ये है एक्सॉन। ये क्या करता है? साइटोन से संवेदना ग्रहण कर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेज देता है। यह साइटोन से संवेदना को ग्रहण कर एक न्यूरॉन से दूसरे
न्यूरॉन में स्थानांतरित कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। अब एक चीज थोड़ा सा और देख लीजिए, साइनेप्स क्या है। साइनेप्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है। साइनेप्स, तो साइनेप्स किसको कहते हैं? जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्रियात्मक रूप से, क्योंकि वो पूरी तरह से मिलता नहीं है इसलिए इसको क्रियात्मक रूप से जुड़ता है, याद रखिए, जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे सिनेप्स कहते हैं। अब सिनेप्स का परिभाषा समझ में आ गया, यही है, देखिए चित्र में यही है सिनेप्स। अब सिनेप्स का फंक्शन क्या है तो देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा सिनेप्स का फंक्शन देख लीजिए। सिनेप्स का फंक्शन क्या है? ठीक है, सिनेप्स का फंक्शन है कि यह एक न्यूरॉन से संवेदना को दूसरे न्यूरॉन में स्थानांतरित करता है। तो वही बात है, जो एक्सॉन का काम है वही उसका भी काम है। तो चूंकि यहाँ है सिनेप्स, इसलिए ये संवेदना को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देता है दूसरे न्यूरॉन में, इसलिए इसका भी फंक्शन सेम ही हो जाता है। अब थोड़ा सा देख लीजिए न्यूरॉन का फंक्शन। न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? तो फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, ये फंक्शन ऑफ सिनेप्स हो गया था, फंक्शन ऑफ सिनेप्स, ठीक है। अब आया फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। तो देख लीजिए फंक्शन ऑफ न्यूरॉन क्या है, मतलब न्यूरॉन का कार्य, हिंदी में क्या बोलेंगे? न्यूरॉन का कार्य। न्यूरॉन का कार्य क्या है? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि न्यूरॉन आखिर क्या क्या काम कर रहा है, तो न्यूरॉन का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन का कार्य, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। देखिए पहला काम क्या है इसका? ये संवेदना को ग्रहण करता है। न्यूरॉन संवेदी अंगों से, सेंसरी न्यूरॉन का बारे में बात किए थे, अंगों से संवेदना को ग्रहण कर कहां पहुंचाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाता है, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम न्यूरॉन का क्या हुआ? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आए हुए संवेदना को प्रतिचार के रूप में कहां भेजता है? प्रतिचार के रूप में अपवाहक अंगों में भेजता है। प्रतिचार के रूप में कहां भेजा? अपवाहक, वो जो फिगर समझाए थे बड़ा वाला, उसी से समझिए। अपवाहक अंगों में पहुंचाता है, अंगों में पहुंचाता है। और तीसरा, यह बाहरी, यह वातावरण तथा शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। ठीक है, तो आज न्यूरॉन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो गया। अब दूसरा वीडियो जब बनेगा वो वीडियो पार्ट 3 होगा। ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 होगा। देखिए हम वो जब थंबनेल बनाएंगे तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो देखिए चूंकि लंबा ये वीडियो है या लंबा टॉपिक है, इसलिए एक में खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ाते जाएंगे। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखते जाइए। ये सारा फिजिकल कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आ रहा है, नर्वस सिस्टम। तो इसका फिजिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट 1, फिजिकल कोऑर्डिनेशन पार्ट 2, ये पार्ट 2 पढ़ा है। पार्ट 1 पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें बनाया हुआ है, अच्छी तरह से समझाया उसमें कंपोनेंट के बारे में। अब पार्ट 3 जब बनेगा तो उसमें ब्रेन के बारे में हम पूरा जानकारी देंगे कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से भाग है और उसका रचना क्या है, उसका फंक्शन क्या है, अलग अलग भाग का क्या क्या फंक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम जानकारी देंगे, तब जाकर के ये फिजिकल कोऑर्डिनेशन खत्म होगा। फिर न्यूरॉन का टाइप वगैरह भी बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अवश्य देखिएगा, नॉलेज बहुत होगा इससे, और आप परीक्षा का तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। किसी तरह का असुविधा नहीं होगा। हिंदी मीडियम में अच्छी तरह से आप किताब पढ़िए, हमारा वीडियो देखिए और कॉपी तैयार करिए। थैंक यू।